Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Public School. Students, today we are going to continue the module number 3 of History chapter 5, the age of industrialization. Student, this is our also part third of this chapter. बेटा आज हम बात करेंगे क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन की सिचुएशन के बारे में, जैसा कि चैप्टर के शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इंग्लैंड की इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिनारियो की, कि वहाँ किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और उसकी फिर एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम इंडिया के साथ में कि किस तरह से भारत में उद्योग की शुरुआत से पहले का सिनारियो क्या था और इन जो ब्रिटिशर्स के अराइवल के साथ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें क्या क्या चीज़ें रही कि जो उसको डिफर करती थी एक कॉलोनाइज कंट्री से एक कॉलोनियल कंट्री में क्या वेरिएशन रही, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लेट अस नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ अ कॉलोनी industrialized. Once again we will look not only as a factory industry but also at the non mechanized sector, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो केवल इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही, क्योंकि उस वक्त जो प्रोडक्शन हो रहा था वो गलियों में हो रहा था, घरों में हो रहा था, आउटसाइड द फैक्ट्रीज प्रोडक्शन हो रहा था डोमेस्टिक डोमेन में। तो दोनों ही क्षेत्रों की बात करेंगे। वी विल लिमिट आवर डिस्कशन प्राइमरी टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि जो हमारा चैप्टर का जो मेन थीम है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो केवल हम टेक्सटाइल लिमिट जो हमारी इंडस्ट्री है उस तक ही लिमिटेड रखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरह से शुरू हुआ और उससे पहले का सिनारियो क्या था। तो जैसा ही आप सबको पता है कि 1757 23 जून को प्लासी की लड़ाई में इन्होंने हमारे भारत पर बंगाल में कब्ज़ा किया था। उससे पहले ये एज अ ट्रेडर हमारे यहाँ आए थे। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी इंग्लैंड में इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। ये अकबर के दरबार में, ये जहांगीर के दरबार में आए, इन्होंने परमिशन ली सूरत से अपना ट्रेड सेंटर बनाने की। फिर वहाँ पर इन्होंने जो लोकल ट्रेडर हैं उनके साथ डिस्प्यूट किया। उसके बाद ये जो धीरे इनको कोलकाता से शाहजहाँ के दरबार में परमिशन मिली और ये इंडिया से इन्होंने ट्रेड शुरू किया और अपनी यहाँ पर ट्रेडिंग हेड क्वार्टर्स वगैरह बनाए। लेकिन मेन बात तो ये है कि ये तो बाद की बात है, ये हमारे यहाँ आए क्यों थे व्यापार करने के लिए। इसका मतलब हमारे देश में कुछ तो ऐसा बनता था ना जो इनको चाहिए था, बेस्ट था वो, कि द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। ये यही दौर था कि जब भारत में जो हाथ से बना हुआ मलमल का कपड़ा, पतला सूती कपड़ा पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। अगर वो वेस्ट कोस्ट से जा रहा है यूरोप तक तो ईस्ट कोस्ट से वो जापान और मलेशिया, थाईलैंड, ना जाने कहाँ कहाँ जो हमारे ईस्टर्न कंट्री उधर जा रहा है। और भारत बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था उस वक्त दुनिया का। तो पहले हम द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल करेंगे कि भारतीय वस्त्र का युग, कि किस तरह से हमारा एक बहुत विशाल नेटवर्क चलता था ट्रेड का। बड़े बड़े बैंकर्स जो हमारे जो पोर्ट टाउन है, ये जो राजस्थान का जो बॉर्डर का एरिया है उधर बड़े बड़े ये मारवाड़ी, जैसलमेर, बीकानेर, इधर ये बड़े बड़े व्यापारी वर्ग होते थे जहाँ जो एजेंट्स के थ्रू पूरे इंडिया से माल रखकर अपने गोडाउन में रखते थे। लैंड रूट और सी रूट से यूरोप तक का ट्रेड होता था। और देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने धीरे धीरे हमारे उस ट्रेड को कैप्चर कर लिया और सिनारियो चेंज हो गया। नाउ कम टू द टॉपिक, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। कि मशीन इंडस्ट्री से आने से पहले भारत का सिल्क और जो सूती जो कपड़ा था वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में छाया हुआ था, कपड़ा मार्केट में। कोट्स और कॉटन्स वर प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज बट द फाइनर वेराइटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। मोटा कपड़ा तो तकरीबन देशों में बनता था लेकिन बेहतरीन सूती मलमल वो भारत में बनती थी।
Armenian and Persian merchants took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia and Central Asia. आर्मेनिया आपको पता है ये आपका कैस्पियन सी के पास है, पर्शिया मीन ईरान इराक, सेंट्रल एशिया जो हमारे कजाकिस्तान मंगोलिया ये कंट्रीज हैं डिफर हमारे ऊपर। तो यहाँ हमारा कपड़े की बड़ी मांग थी और तकरीबन ये पंजाब से अफ़गानिस्तान से होकर जाता था। बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स वर कैरिड ऑन कैमल बैक वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। कपड़े की बेहतरीन कपड़े की बड़ी बड़ी गांठें यानी कि जो गट्ठड़ हैं वो जाते थे हमारे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से राजस्थान से थ्रू माउंटेन पासिस एंड अक्रॉस डेजर्ट यानी कि सिल्क रूट की बात हो रही है यहाँ पर। अब वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स और एक बहुत ही विशाल जो समुद्री जो व्यापार है वो चलता था हमारे प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। तो बेटा ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि प्री कॉलोनियल पोर्ट्स बताइए, तो वो हैं सूरत गुजरात में और दूसरा है मसूलीपट्टनम चेन्नई के पास में कोरोमंडल कोस्ट से और कोलकाता के पैरल बंगाल में है हुगली। ये हमारे 3 प्राचीन समुद्र तटीय बंदरगाह थे जहाँ से समुद्री व्यापार होता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। सूरत तो हो गया, सूरत और गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स, मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन बंगाल हैड मेड लिंक विद द साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। सो अंडरलाइन दिस क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन आएगा कि जब अंग्रेज़ों ने इस व्यापार पर कब्जा किया तो नए बंदरगाह कौन से बने, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। हाँ जी, तो अब देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचाया। A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade। कि ये जो व्यापार चल रहा था समुद्र तटों पर तो विदेशी व्यापारियों के लिए भारत व्यापारियों के लिए फाइनेंस की सुविधा पर बड़े बड़े सेठों के यहाँ प्राइवेट बैंक होते थे, बड़े बड़े साहूकारों के यहाँ गोडाउन या किराए पर गोडाउन्स भी चलते थे, ट्रांसपोर्टेशन भी चल रहा था। तो मतलब कि ये बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे थे ये तीनों शहर। फाइनेंसिंग प्रोडक्शन के लिए ये साहूकार पैसा देते थे। कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स यानी कि जो हमारे छोटे मोटे शिप हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सामान भी लाते ले जाते थे और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होता था। तो दे गेव एडवांसेस टू वीवर्स और जो ये सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट डाउन टू द इनलैंड रीजन। जिस तरह से आपने देखा था ना कि मर्चेंट है वो गांव के लोगों से प्रोड्यूस करा के यूरोप में शहर में माल सप्लाई करता था, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही सप्लाई मर्चेंट्स होते थे जो देश के अंदरूनी भागों से वस्तुओं को खरीद कर बनवा कर पोर्ट टाउन तक पहुँचाते थे ताकि विदेशी व्यापारी समुद्र तट से आकर उसको ले जाए मार्केट से। They gave supply merchants gave advances to weavers, procured the woven cloth from weaving villages and carried the supply to the ports. At the port, the big shippers and the export merchants had brokers who negotiated the price and bought goods from the supply merchants operating inland. तो उसी तरह से हमारा भी एक नेटवर्क चलता था कि गांव से सामान बनवाया, ढोकर ले आए और फिर बड़े बड़े शिपर्स उसको आगे सप्लाई कर देते थे। By the 1750, this network controlled by Indian merchant was breaking down. 1750 तक जो ये इंडियन व्यवसाय जो हमारे व्यापारी हैं इस व्यापार को नियंत्रित करते थे वो टूटने लग गया क्योंकि 1757 में पलासी की लड़ाई में बंगाल पर अंग्रेज़ लोग कब्जा कर चुके थे। भले ही सिराजुद्दौला को हराया था, मीर जाफ़र या मीर कासिम आ गए थे, लेकिन वो भी कठपुतली थे। The European companies gradually gained power, first securing a variety of concession from local courts, then the monopoly rights to trade। जैसे मैंने आपको बताया जहांगीर या वो जहांगीर से परमिशन ले ली हुगली की। अच्छा, फिर जो नीचे मसूलीपट्टनम है वो वहाँ का एक लोकल जो चोला चेर जो राजा हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं में से कोई किंग थे, जरा उनसे लोकल राजा को कुछ गिफ्ट दे दिया यूरोपियन गुड्स, उससे ट्रेड करने की परमिशन ले ली। और ज़रा अब हम बात करते हैं बॉम्बे की जो नया पोर्ट्स वो आगे डिस्कस करेंगे कि छोटे छोटे जो लोकल मुखिया हैं रूलर्स हैं उनको गिफ्ट देकर उनसे उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया से ट्रेड करने की परमिशन ले ली। दिस रिजल्टेड इन अ डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली। इससे क्या हुआ, जो हमारे पुराने पोर्ट थे सूरत हुगली या
मसूलीपट्टनम, यहाँ से व्यापार कम हो गया क्योंकि तकरीबन यूरोपियन कंपनी थी तो हमसे सामान खरीदती थी। अब इन्होंने अपने पोर्ट बना लिए, इन्होंने अपने एरिया ले लिए, राजाओं से लोकेशन ले ली, थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली, नाटकीय रूप से व्यापार गिरा यहाँ से। द क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस द अर्लियर ट्रेड बिगन ड्राइंग अप। अब जब सूरत से, मछलीपट्टनम से और हुगली से व्यापार ही नहीं हो रहा तो वहाँ के साहूकार तो खाली बैठेंगे। लोकल बैंकर है वो बैंक स्लोली वेंट बैंकरप्ट। In the last year of the 17th century, the gross value of trade that passed through the Surat had been rupees 16 million. By the 1740, it slumped to 3 million. 16 लाख रुपए का कारोबार होता था, वो 3 लाख तक सिमट कर रह गया क्योंकि इन अंग्रेज कंपनियों ने, इन यूरोपियन कंपनियों ने जो अपने लोकल पोर्ट्स की परमिशन ली ना ट्रेड करने की, तो इन्होंने कुछ कंसेशन अपनी दूसरी यूरोपियन कंपनियों को दे दिए। इन्होंने खुद पर वहाँ अपने गोडाउन्स बना लिए और वहाँ से अपने इंडियन जो मर्चेंट्स थे ना उनको रोकना शुरू किया। और कुछ इंडियन मर्चेंट्स ने वहाँ पर भी सेफ ट्रेड करने की कोशिश की तो अपनी शर्तों से करवाया क्योंकि इन्होंने एकाधिकार, जो मोनोपोली राइट, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, सोल राइट ले लिया वहाँ से ट्रेड करने का। और इन्होंने देखो दिमाग कितना लगाया, सूरत के पैरेलल बॉम्बे, मसूलीपट्टनम के पैरेलल में चेन्नई, मद्रास जिसको पहले मद्रास ही कहते थे आजकल चेन्नई बोलते हैं, और कलकत्ता जिसको आज कोलकाता कहते हैं, हुगली के पैरेलल नए पोर्ट बसाए। तो वो कैसे हुआ उसकी स्टोरी अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये देखेंगे आप एक द इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत एट 17th सेंचुरी ड्राइंग। अब देखो आपको तो लगेगा कि ये कोई बड़ी हवेली टाइप सी है। फैक्ट्री का मतलब है जहाँ, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करते थे उस ज़माने में, स्टीम इंजन तो होते नहीं थे, तो जो पाल वाले शिप आते थे तो बेटा वो 6 महीने लगते थे उन्हें इंडिया आने में। तो कुछ लोगों को सी सिकनेस हो जाती थी, बीमार हो जाते थे, और फिर पहले तो शिप लेके आओ, फिर इंडिया से माल आने की, इनर पार्ट से माल आने का रास्ता देखो, तो टाइम बहुत लगता था। तो इन्होंने लोकल राजा से परमिशन ले ली कि हम अपना गोडाउन बनाएंगे, जिसको ये फैक्ट्री बोलते थे। उसके अंदर गोडाउन भी था और लिविंग स्पेस भी था, जो बीमार लोग थे उनके रुकने का, कंपनी ऑफिशियल्स का कि, और वो एक तरह से स्टोर हाउस भी था कि आप सराउंडिंग जो मार्केट है वहाँ से जब तक आपका शिप इंग्लैंड से आता है आप माल खरीद कर यहाँ स्टोर कर लो एज अ गोडाउन, ये होता था। तो इसके अंदर ये सामान रखते थे, शिप आया, आपने सामान माल लादा, महीने 1.5 महीने में वापस हो गए, ताकि इंग्लैंड आप जल्दी से जल्दी अपना सामान जाकर बेचकर पैसा कमा सकें। तो ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड, बॉम्बे एंड कलकत्ता ग्रू। अब बॉम्बे एंड कलकत्ता की कहानी सुनाती हूँ आपको कि जब सूरत से व्यापार गिरा तो क्या हुआ। बॉम्बे एज अ पोर्ट कैसे आया। जेम्स II जो इंग्लैंड के राजा थे, उनकी शादी करवाई गई पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ, और दहेज में पुर्तगाल ने के कुछ व्यापारियों ने ये बम्बई के आसपास के है ना 2-4 आइलैंड वो लीज पर ले रखे थे, वो जेम्स को दहेज में मिल गए। अब दहेज में मिला ये 16th सेंचुरी में, तो उन्होंने क्या किया, ये 7 आइलैंड का ग्रुप था। तो राजा ने क्या किया, जेम्स ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया, और ये शादी हुई थी 1661 में, और 1668 में 10 पाउंड पर ईयर पर जेम्स ने, जो किंग जेम्स II थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये 7 आइलैंड्स रेंट पे दे दिए। और ये मेन 7 आइलैंड्स थे बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, माही, मझगांव, परेल और वर्ली। बाद में जो 1845 के आसपास लैंड रिक्लेमेशन किया और इसको सारे को मिलाकर एक बॉम्बे मेन आइलैंड बनाया गया। तो ये तो थी बॉम्बे की ऑक्यूपाई करने की कहानी। अब बचा कलकत्ता। एक्चुअल में सतनोती मेन विलेज था, जहाँ पर जो फर्स्ट जो ब्रिटिश जो ट्रेडर था उसने यहाँ पर अपना एक ट्रेडिंग हेडक्वार्टर बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था 1686 में। और सतनोती के
एक तरफ गोविंदपुर है और सतनोती और गोविंदपुर के बीच में है कालीकत्ता, और ये एक ऐसा इलाका था जहाँ कोई बस्ती नहीं थी। तो इसने क्या किया, वहाँ की एक जो लोकल चीफ्टेन है यानी कि मुखिया, उससे इन तीनों गाँव को लीज पे ले लिया और कलकत्ता नाम का जो इलाका है वो फैक्ट्री अपनी इलाका बसाया। और आज जो नया कलकत्ता शहर है वो गोविंदपुर, सतनोती और कालीकत्ता इन तीनों को मिला के बनता है। मेन गांव था सतनोती जहाँ पर इन्होंने शुरू किया था, क्योंकि वो एक बड़ा गांव था उस गंगा नदी के किनारे। तो गोविंदपुर तक के बीच में कालीकत्ता आता है। तो जॉब चारनॉक थे जिन्होंने ये मेन काम किया था कि कलकत्ता शहर का निर्माण। और उसके बाद फिर आप कलकत्ता की कहानी आपको पता ही है कि जो कलकत्ता है 1772 से लेके 1911 तक भारत की राजधानी रहा था, ब्रिटिश भारत की। 1911 में फिर वो जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र हो गई थी दिल्ली। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने नए टाउन्स को सेटअप किया। दिस शिफ्ट फ्रॉम ओल्ड पोर्ट्स टू द न्यू वंस वाज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर, कि अब जो ये नए हमारे शहर आए तो इससे हमें दिख रहा है कि किस तरह से हमारे ऊपर विदेशी जो शक्ति है वो हावी होती चली गई। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज एंड वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप्स, while many of the old trading houses collapsed, so that wanted to survive had to now operate within a network shaped by European trading companies। अब ये जो विदेशी कंपनियों ने जो नेटवर्क चलाया ना इंडिया में न्यू पोर्ट्स के थ्रू, उससे इंडियन मर्चेंट को बाहर कर दिया, और जिन्होंने काम करना चाहा उनको उनकी मर्जी के हिसाब से काम करना पड़ा। तो एक मैंने आपको बताया था, आपने मुझे क्लास में भी क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारे यूरोपियन दक्षिण अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इंडियन मर्चेंट्स जो तो मोस्टली गुजराती और साउथ से, वो कैसे हैं, क्योंकि जब ये ट्रेड कोलैप्स हुआ तो उनका ट्रेड चलता था, वो लोग उधर शिफ्ट हो गए, काफ़ी सारी फैमिलीज़। अब आ जाता है कि जब ये नेटवर्क अंग्रेज़ों के हाथ में गया, यूरोपियन कंपनी के हाथ में गया, तो इंडियन वीवर्स हैं उनका क्या हुआ। शुरुआत में तो क्या होता था, ढेर सारी कंपनियाँ थी, बोली लगती थी, और इंडियन मर्चेंट हायर बोली बिडर को कपड़ा बेच देते थे, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। अब ये तो आए ही ट्रेड कंट्री हैं टेक्सटाइल पर कब्ज़ा करने, क्योंकि तब तक उनके यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा कैसे खरीदेंगे कि कुछ ना कुछ तो करना है। तो इंग्लिश जो यूरोपियन कंपनी है, इसने एक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट किया और 2 स्टेप ऐसे उठाए कि इन्होंने इंडियन वीवर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर द 1760s डिड नॉट इनिशियली लीड टू अ डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ईस्ट इंडियन कंपनी ने कब्जा किया मार्केट पर, तो कपड़े के व्यापार में कमी नहीं आई, वो तो वैसे ही बिक रहा था, क्योंकि उनके यहाँ तो भी मशीनीकरण हुआ नहीं था। British cotton industries had not yet expanded and Indian fine textile were in great demand in Europe. So the company was keen on expanding textile export from India. Before establishing political power in Bengal and Carnatic in the 60 and 70, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods and export. Why? क्योंकि डच कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, पुर्तगीज़ कंपनी है और कई कंट्रीज़ की कंपनी है, वो भी यहाँ से सामान खरीद रहे हैं। सामान तो थोड़ा है ना, बोरी लगेगी, जो ज़्यादा बड़ी बोरी लगाएगा वो खरीदेगा, तो महंगा बिकता था, उससे उनको प्रॉब्लम होती थी। द फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़ एज वेल एज द लोकल ट्रेडर्स competed in the market to secure woven cloth. So the weaver and supplier merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer. In their letter back to London, company official continuously complained of difficulties of supply and high prices. हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ कंपनी ऑफिशियल्स के लेटर हैं, उन्होंने हेडक्वार्टर भेजे कि इंडिया से माल प्राप्त करने में मुश्किल हो रही है। So however, once the East India Company established political power after 1857, it could assert a 1757, it could assert a monopoly right to ट्रेड। इनको मोनोपोली मिल गई, मीर कासिम से, मीर जाफर से ले ली। इट
proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control cost and ensure regular supplies of cotton and silk coats. एक इस तरह की व्यवस्था कर दी कि तीनों ही काम हो गए, कंपटीशन ख़त्म हो गया, कॉस्ट रिड्यूस हो गई और रेगुलर सप्लाई आ गई. दिस इज डिड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. 2 मेजर स्टेप उठाए. वो स्टेप क्या थे? फर्स्ट, द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स and brokers connected with the cloth trade and establish a more direct control over the weaver. It appointed a paid servant called the gomashta, underline this line, to supervise weavers, collect supplies and examine the quality of cloth. This is the NTSC answer. Important question कि जो गोमाश्ता था वो काम क्या करता था? First, supervise weavers. Second, collect supplies. Third, examine the quality of cloth. कि उन बीच का जो लिंक था ना, जो लोकल सप्लायर का, वो ख़त्म कर दिया. डायरेक्ट कंपनी में बंदा अपॉइंट किया, जा भाई तू डायरेक्ट लेके यार कंपनी को रिपोर्ट कर. वही देगा रॉ मटेरियल, वही लेगा सप्लाई और वही देखेगा कि जिस ऑर्डर के हिसाब से काम दिया है एग्जैक्ट वही कपड़ा बुना है या नहीं बुना है. सेकंड काम क्या किया? कंपनीज इंट्रोड्यूस द एडवांस सिस्टम. इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स. उसने क्या की कि कंपनी के लिए पर्टिकुलर वीवर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया दूसरे बायर को सामान बेचने से रोकने के लिए. वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांस. अंडरलाइन द line, system of advance. What was the system of advance? Just read the next line. Once an order was placed, the weavers were given loan to purchase the raw material for their production. Those who took loans had to hand over the cloth they produced to gomashta. They could not take it to any other trader. एग्रीमेंट होता था ना, कंपनी तो रिटर्न डॉक्यूमेंट में बिलीव करती थी, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करती थी एग्रीमेंट में कि मैं तेरे को इतना माल दूंगा, ये रेट होगा, इतनी ड्यूरेशन में आपको मुझे इतना कपड़ा बना के देना होगा. और फिर जैसे आजकल की हमारी बीमा कंपनियां करती है ना, कुछ हिडन लॉज होते हैं, वो भी होते थे. तो क्या होता था कि 10 रुपये मीटर कपड़े का ऑर्डर दे दिया, जब कपड़ा बन गया तो 2 रुपये तो एडवांस दे रखे हैं, बाकी 8 की देंगे, 4-5 रुपये दे के काम चलता कर दो. यानी कि वीवर लूट पिट गया, क्योंकि उसमें कोई क्लोज तो है नहीं. फिर कह देंगे ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया. और अब पंगा हो गया किसका? गोमाश्ता का और वीवर्स का. क्योंकि पहले जो मर्चेंट जो सप्लायर थे ना, वो गांव के ही होते थे. थोड़ा सा डिले हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई पैटर्न में चेंज हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अब ये गोमाश्ता था ना, इसके साथ में क्या था कि इसका दोज हू टुक लोन हैड टू हैंड ओवर द क्लोथ दे प्रोड्यूस टू द गोमाश्ता. कि जो लोन लेगा उसको गोमाश्ता को ही देना पड़ेगा. दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर. दूसरे ट्रेडर को माल नहीं बेच सकते. फंस गए आप, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर रखा है. तो झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? देखिए ज़रा. एज लोन फ्लोड इन द डिमांड फॉर द फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड, वीवर्स ईगरली टुक द एडवांस होपिंग टू अर्न मोर. Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with weaving, and the produce from this took care of their family needs. Now they had to lease out the land and devote all their family to time to weaving. खेती करना बंद कर दी, चलो किराए पे दे दो, वीविंग में ज़्यादा पैसे मिलेंगे. बट हुआ क्या? Now they had to lease out this. Weaving in fact required the labor of the entire family. बच्चे बूढ़े सब लगते थे. All engaged in different stages of the process. तो आप देखो सिनेरियो कैसे बदला. Soon, however, in many weaving villages, there were reports of clashes between weavers and gomashtas. Earlier supply merchants has often lived within the weaving villages, had a close relationship with the weavers, looking after their needs and helping them in times of crisis. But the new gomashtas were outsiders with no long-term social link with the village. They acted arrogantly. Underline it. मार्च इंटू विलेज विद सिपॉयज एंड पियोन्स. सिपोए सिपाही का इंग्लिश वर्ड है, साइड में न्यू वर्ड में आपको नज़र आएगा. एंड पियोन्स एंड यानी कि लठैत वटैत जो होते थे ना कंपनी के. पनिश जैसे आजकल बाउंसर होते हैं. एंड पनिश वीवर फॉर डिलेज इन सप्लाई, ओवन बीटिंग एंड फ्लॉगिंग देम. कोड़े भी मारता था, डंडे भी मारता था. द वीवर लॉस द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइस. अब या तो फंस गए ना, जैसे मनी लेंडर के चुंगल में फंस जाते हैं. And sell to different buyers, the price they received from the company was miserably low and the loans they had accepted tied to the company.
अब वीवर फंस गए, ना तो वो कोई बार्गेनिंग कर सकते थे क्योंकि एग्रीमेंट साइन कर रखा है, और एग्रीमेंट में कंपनी के बेनिफिशियल की ज़्यादा बातें होती थी, तो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो कोर्ट में फंस जाते थे, पेनल्टी देनी पड़ती थी, उतने का तो कपड़ा नहीं बन रहा है जितने की पेनल्टी देनी पड़ रही है। तो हुआ क्या, देखिए ज़रा, इन मैनी प्लेसेस इन कर्नाटक एंड बंगाल वीवर डेजर्टेड विलेज एंड माइग्रेटेड, बेचारे गुमास्ता से डरते भाग गए, setting up looms in other villages where they had some family relation. Elsewhere, weavers along with the village traders revolted. कई जगह तो विद्रोह भी हो गया weavers का, opposing the company and its officials. Over time, many weavers began refusing loan. उन्होंने लोन लेना बंद कर दिया, closing down their workshops and taking to agriculture labor. कई जगह तो काम छोड़ के मजदूरी बन गए कि भैया वीवी में तो फंस गए अंग्रेजों के हाथ। इन टर्म ऑफ द 19th सेंचुरी कॉटन वीवर्स फेस द न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम। और जैसे जैसे 19th सेंचुरी की ओर आगे बढ़ते चले गए तो अब क्या हुआ, एक नई समस्या और आ गई। क्या, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मैनचेस्टर में कपड़ा बनना शुरू हो रहा है, फाइन कॉटन मिल का कपड़ा बन रहा है और सस्ता है क्योंकि मास प्रोडक्शन है। अब इंडिया में खादी का कपड़ा बन रहा है, मोटा है, महंगा है, तो आम गरीब व्यक्ति जो है वो उस कपड़े को उन्होंने हाथों हाथ लिया, यानी कि कंट्रास्ट हो गया। कहाँ, तो पहले इंग्लिश कंपनी इंडिया से कपड़ा लेके यूरोप में बेचती थी, अब उनके यहाँ कंपनी बन गई तो उन्होंने अपना माल इंडिया में खपाना शुरू कर दिया। तो हमारे वीवर के सामने एक दूसरी प्रॉब्लम आई कि इंटरनेशनल मार्केट भी गई और होम मार्केट भी गई। ये दो नुकसान तो हुए ही हुए, तीसरा एक मार और पड़ी, वो आगे पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि मैनचेस्टर आने से क्या हुआ। In 1772, Henry Patullo, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textile could never reduce. हेनरी पटूलो ने 1772 में ये कहने की हिम्मत की थी कि इंडियन कपड़े की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। सिंस नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स फॉर द सेम क्वालिटी, उसका मानना था कि इतना बेहतरीन कपड़ा कोई और देश नहीं बनाता, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। Yet by the beginning of the 19th century, we saw the beginning of a long decline of textile export from India. In 1811-12, piece goods accounted for 33% of India export. By 1850-51, it was no more than 3%. कि 1811-12 में टोटल विदेशी व्यापार में कपड़े का कंट्रीब्यूशन था 33%, अब वो 50-51 में खाली 3% रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen? What were the implications? अब जरा देखते हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। As cotton industries developed in England, industrial group began worrying about imports from other countries. They pressurized the government to import duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without facing any competition from outside. At the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell British manufacture in the Indian market as well. कि अपने देश में तो बाहर का कपड़ा आने से रोक दिया और अपने व्यापारियों से बाहर बेचने को भी बोल दिया, दोनों काम कर दिए। Exports of British cotton goods increased dramatically in the early 19th century. At the end of the 18th century, there had been virtually no import of cotton piece goods from into India. बाहर से कोई कपड़ा एंट्री हो गई बंद। But the 1850 cotton piece goods constituted over 31% of the value of Indian imports. By 1870, this figure was over 50%. इम्पोर्ट बढ़ा दिया उन्होंने हमारे यहाँ। क्या किया देखिए ज़रा। कॉटन वीवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम एट द सेम टाइम। अंडरलाइन दिस। What happened to the weavers when Manchester arrived into India? This is the important 3 marks question for board. Their export market collapsed underlying and the local market shrank. विदेशी व्यापार भी गया और being glutted with Manchester import produced by machines at lower cost, the imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. By 1850, reports from most weaving regions of India narrated stories of decline and dissolution. पूरे इंडिया से वीवर्स की बुरी हालत की कहानियाँ बरकरार आने लगी। तो ये हमारे 2 येलो सोर्सेज हैं, सोर्स C&D, ये इसी बात को लेकर हैं, ज़रा रीड कर लीजिएगा। देखिए ज़रा, पहले में कमिश्नर ऑफ पटना है जो ये कह रहे हैं कि
कि 20 साल पहले बहुत बड़ा व्यापार होता था जहानाबाद और बिरार को लेकर, उसके बाद जो व्यापार है वो बड़ा लिमिटेड हो गया है। चीप और ड्यूरेबल गुड्स है मैनचेस्टर से वो अब आ गई हैं और स्थानीय मार्केट का सामान उससे कंपटीशन करने में सक्सेसफुल नहीं है। दूसरा है कोष्ठी। कोष्ठियों की रिपोर्ट है। कोष्ठी क्या होते थे? वीवर्स की एक कम्युनिटी होते थे जो कि फाइन क्लॉथ बुनते थे, कि वो ये कह रहे हैं कि मैनचेस्टर का जो कपड़ा आया हम उससे compete करने में अनेबल हैं, क्योंकि देखो हथकरघे का कपड़ा हथकरघे का होता है और मशीन का होता है। लेकिन एक समस्या आई। बाय द 1860 वीवर फेस अ न्यू प्रॉब्लम। दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। एक पंगा और हो गया। क्या हुआ कि अमेरिका में सिविल वॉर है वो स्टार्ट हो गई। अमेरिका में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और ईस्टर्न साउदर्न स्टेट है उसमें स्लेव जो ट्रेड जो सिस्टम है, अब्राहम लिंकन तब राष्ट्रपति बने थे, उसको लेकर और कंट्री की यूनिटी को लेकर कुछ डिस्प्यूट था। तो वहाँ ईस्ट नॉर्थर्न और जो साउदर्न स्टेट हैं जो उनकी उसमें सिविल वॉर छिड़ी। तो उससे क्या हुआ कि अमेरिका से जो वो कॉटन लेते थे वो बंद हो गई, तो इंडिया से ही कॉटन खरीद के चलो इंग्लैंड भेज दो। Civil war broke out and cotton supply from US were cut off. Britain turned to India. As raw cotton export from India increased, the price of raw cotton shot up. Weavers in India were starved of supplies. अब सारा रुई ही पहुंच गया इंग्लैंड, तो इंडिया में कहाँ रुई बचेगी, कॉटन बचेगी? जो बचेगी वो कॉस्टली होगी। तो जब आप कॉस्टली कच्चा माल लेंगे तो जो कपड़ा बनाएंगे वो और महंगा बिकेगा। अरे आपका तो कपड़ा वैसे ही नहीं बिक रहा, महंगा कौन खरीदेगा? तो रही सही सिचुएशन में वीवर को और बर्बाद कर दिया। नाउ इंडियन वीवर फोर्स टू बाय रॉ कॉटन एट एक्सॉर्बिटेंट प्राइस। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे। कौन देता? देन बाय द एंड ऑफ 19th century वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल फेस येट अनदर प्रॉब्लम। फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगेन प्रोडक्शन। वो कहते हैं ना एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, कि एक तो पहले ही मार खा रहे हैं, मैनचेस्टर आ गया, ऊपर से रॉ मटेरियल इंग्लैंड चला गया, और अब तो इंडिया में ही इंडियन फैक्ट्रीज स्टार्ट हो गई। फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन गुड्स, हाउ कुड वीविंग इंडस्ट्रीज पॉसिबली सर्वाइव। तो ये बड़ा हिट बैक था हमारी वीविंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू like my explanation of this chapter, so subscribe it and like it. Thank you very much.